हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो हमने मानव नेत्र के बारे में कल पढ़ लिया था। आज हम मानव नेत्र के बारे में कुछ और दो चार बातें हैं वो पढ़ेंगे और आपको कुछ विचित्र बातें आज और बताएंगे दृष्टि से संबंधित। ठीक है, तो करें शुरू। बहुत गर्मी पड़ रही है और हम जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा गर्मी में रिकॉर्ड कर रही हैं, तो बीच बीच में पसीना आता रहेगा, है ना। चलिए करते हैं शुरू। आपका है अगला टॉपिक रंग दृष्टि। रंग का मतलब कलर, दृष्टि का मतलब देखना। रंग का मतलब कलर और दृष्टि का मतलब देखना। तो आप सभी मोबाइल देखते हो, स्क्रीन देखते हो, टीवी देखते हो रंगीन, तो कभी सोचा है कि हमें चीजें रंगीन ही क्यों दिखाई देती है? इसके बारे में कभी विचार किया है आपने? ये चीजें रंगीन ही क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि कल हमने बात की थी कि वस्तु दिखाई क्यों देती है, तो वो मैंने आपको तीन कंडीशन बता दी थी। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि प्रकाश तो होना ही चाहिए। अब बात करें रंगीन की, तो मोस्टली कलर कितने होते हैं देखने के लिए? तो तीन ही कलर होते हैं, लाल, नीला और हरा। ठीक है, इन तीन कलरों को बोला जाता है प्राथमिक रंग। क्या बोला जाता है? प्राथमिक रंग बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? प्राथमिक रंग। इन तीनों कलरों से मिलकर बाकी कलर बनते हैं। ठीक है, अब मोस्टली देखा जाए, कलर पूछा जाए कि रंग कितने कितने होते हैं, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं रंग 7 होते हैं। कौन कौन से? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, याद कर लेना। अब आपको याद नहीं हो रहे ना, पता नहीं कि कितने बता दिए, बीच में कोई काला मिक्स कर देगा, कोई गुलाबी मिक्स कर देगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, बेनी, आहा, पिनाला। बेनी, आहा, पिनाला। छोटी क्लासों में बहुत बार हमें पढ़ाते हैं, इंद्रधनुष में भी यही 7 कलर होते हैं। लेकिन हमें जो वस्तु दिखाई देती है वो 3 कलर की वजह से दिखाई देती है, और इन तीनों कलर के मिक्सर से ही बाकी सारे, ये कलर 7 हो गए, इसके अलावा भी अनदर कलर होते हैं। जैसे खास करके लड़कियों से पूछना कि कलर कितने होते हैं, तो वो पता नहीं कितने कलर बता देती हैं। बेबी पिंक, लाइट पिंक, ये पिंक, वो पिंक। पिंक के 15-20 कलर तो पिंक के वो बना देती हैं। तो इस प्रकार से उनके लिए तो कलर जो होते हैं वो इन्फिनिटी है। लेकिन मोस्टली आपको प्राथमिक रंग 3 होते हैं और ये 7 रंग होते हैं। हमें जो चीजें दिखाई देती है वो 3 कलरों की वजह से दिखाई देती हैं, और ये तीनों कलर मिक्सर होकर आगे नए कलरों का निर्माण करते हैं या नए रंगों का निर्माण करते हैं। बात करें मोबाइल स्क्रीन की या टेलीविजन की स्क्रीन की, या कोई भी स्क्रीन है जो हमें रंगीन दिखाई देती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये 3 कलर होते हैं। जो पिक्सल होते हैं ना, पिक्सल में ये 3 कलर होते हैं, और इन्हीं तीनों के मिक्सर से ही हमें चीजें दिखाई देती हैं। कौन सी? रंगीन। अब ये यहां पर एक क्वेश्चन और आता है। वैसे ये मैंने प्रकाश वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से बताया है। एक क्वेश्चन और आता है कि हमें वस्तु, अगर कोई वस्तु लाल है तो वो लाल ही क्यों दिखाई देती है? ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर कोई वस्तु लाल है तो हमें लाल ही क्यों दिखाई देती है? अब आप बोलोगे सर लाल है तो वो लाल ही दिखाई देगी, नहीं। अगर वो लाल है तो लाल ही दिखाई देती है, अंधेरे में तो वो फिर नहीं दिखाई देती लाल रंग की, प्रकाश में दिखाई देती है। तो इसका रीजन ये है कि उस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, यानी कि सातों के सातों रंग उस पर पड़ते हैं। अब ये वस्तु है लाल कलर की, चलो इसको टारगेट करते हैं। अब ये मार्कर है नीले कलर का, ठीक है। इस पर सातों के सातों कलर, यानी कि प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वो सातों के सातों इस पर गिर रहे हैं, ठीक है। अब इसके पास ऑलरेडी कौन सा रंग है? नीला रंग है, ठीक है, नीला रंग है। तो ये बाकी नीले को छोड़कर 6 रंगों का अवशोषण कर लेती है और नीले रंग का वापस क्या कर देती है? उत्सर्जन या परावर्तन कर देती है, और वही परावर्तन हमारी आंखों पर पड़ता है और हमें ये वस्तु नीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे दृष्टि के बारे में। तो रेटिना पर 2 प्रकार की
प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हमें कल पढ़ा था कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन अब वो बोल रहा है कि रेटिना पर जो प्रकाश संवेदी यानी कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो प्रकाश का संवेदन करती हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, तो वो कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कोशिकाएं कितनी होती है? वो कोशिकाएं होती है प्यारे बच्चों 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो पहली बात आपको यहां पर यह समझ में आ गई कि रेटिना पर प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? प्रकाश संवेदनशील। अब ये कोशिकाएं होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है शंकु कोशिकाएं, और दूसरी होती है छड़ कोशिकाएं। शंकु और छड़। तो पहले हम शंकु की बात करेंगे। कौन सी कोशिकाओं की? शंकु कोशिकाओं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं? रंगों के अनुरूप क्रिया करती हैं। याद रखना है, शंकु किसके अनुरूप क्रिया कर रही है? रंगों के अनुरूप या रंगों के प्रति ये क्रिया करती है, यानी कि रंगों के प्रति ये संवेदनशील है। किसके प्रति? रंगों के प्रति क्रिया करती है। कौन सी? शंकु कोशिकाएं। इसी से हमें रंगों का आभास होता है। पूछ ले कि हमें रंगों का अभाव कौन से प्रकार की कोशिकाओं से होता है, तो शंकु कोशिकाओं से हमें रंगों का आभास होता है। पहला क्वेश्चन। उसके बाद में पूछ ले भी रंगों के प्रति कौन सी संवेदनशील कोशिकाएं कार्य करती हैं, तो शंकु कोशिकाएं कार्य करती हैं। 2 बातें आपको समझ में आ गई। अधिक प्रकाश में शंकु कोशिकाएं अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। ज्यादा लाइट होगी या ज्यादा प्रकाश होगा तो शंकु कोशिकाएं ज्यादा क्रियाशील हो जाएंगी। क्या होगी? ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी। ये भी आपको समझ में आ गई। अब ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? शंकु कोशिकाएं भी आगे 3 प्रकार की होती हैं। नाम मेंशन नहीं है, बस सीधा 1 2 3 मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमें भी वही इतना ही पढ़ना है। तो पहले प्रकार की कोशिकाएं वो छोटे या कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। थोड़ा सा दिमाग को फोकस करो, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करो और एक ध्यान दो क्लास में थोड़ा सा। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। वो चीज क्या है? वो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा आपको। यहां पर शब्द क्या आया है? यहां पर एक शब्द आ गया, तरंगदैर्ध्य। अब कई बच्चे बोलेंगे सर तरंगदैर्ध्य क्या होती है? बात तो अजीब सी है ना, और फिर भी हम पढ़ेंगे तरंगदैर्ध्य क्या होती है। तो जब मैंने आपको प्रकाश चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में गति करती है। तो मान लीजिए ये कोई प्रकाश का गति का पथ है। इस प्रकार से प्रकाश की जो वेव्स है वो गति करती है। ठीक है, इस टॉप पॉइंट को बोला जाता है शंग। क्या बोला जाता है? शंग। और इस नीचे वाले पॉइंट को बोला जाता है गर्त। तरंग यहां से चली और वापस यहां से अपनी उसने एक सर्किल पूरा कर लिया, ऊपर फिर डाउन, फिर वापस अपने उसी पॉइंट पे आ गई। तो ये जो दूरी है वो क्या होती है? वो आपकी होती है तरंगदैर्ध्य, और इसे लिखा जाता है लैम्डा से। इससे लिखा जाता है लैम्डा से। याद रखना है। साथ के साथ इसका मात्रक भी याद रख लो। मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको इसका मात्रक याद रखना है। और वैसे इसको मापा जाता है मीटर में, क्योंकि यह एक दूरी ही तो है, एक दूरी ही है। तो प्रकाश कितनी दूरी में एक अपना चक्र पूरा करता है, वो उसकी तरंगदैर्ध्य होती है। अब देखो, इसने कहा है कि कम तरंगदैर्ध्य। कम तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होगा? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही मजेदार कहानी, आपको मजा आएगा। एक बार क्या हुआ, जब मैं एमएससी कर रहा था तब की बात है, तो मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों पीजी में रहते थे। तो हमारे एग्जाम चल रहे थे, तो मुझे घर वालों ने 2000 रुपए दिए, उससे भी 2000 रुपए दिए। ध्यान से सुनना, उसे भी 2000 रुपए दिए, मुझे भी 2000 रुपए दिए। मैंने तो 1000 रुपए उसको पीजी वाले को रेंट दे दिया। 7 दिन का 1 हफ्ते का था,
1 हफ्ते का 1000 रुपया उसने लिया था, तो 1000 रुपये से रेट किया। अब जो बचे 1000 रुपये थे ना, मैंने उसको 2 दिनों में खत्म कर दिया। दो दिनों में मैंने जो बचे हुए 1000 रुपये थे वो लगा दिए। समझना इस चीज को, मैंने 2 दिनों में ही वो 1000 रुपये लगा दिए। ठीक है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उसने मतलब मैंने 2 दिनों में 1000 रुपये, 2000 रुपये कैसे लगाए भाई, फास्ट फूड खा लिया, ये खा लिया, उधर घूमने चला गया, वहां घूमने चला गया, 2 दिनों में मैंने 1000 रुपये खत्म कर दिया। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उसने 1000 रुपये का रेंट दे दिया 7 दिनों का, लेकिन उसने जितनी जरूरत थी उतना ही पैसा खर्चा। तो मेरे पैसे जो थे वो 2 दिन में खत्म हो गए, और उसके जो 1000 रुपये थे वो 7 दिन तक चले। उसके पैसे थे वो 7 दिन तक चल गए। ठीक है, तो त्रंग धैर्य कम कम छोटे व कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो आपको जब मैंने पढ़ाया था प्रकाश, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बैंगनी रंग की, कौन से रंग की, बैंगनी या नीले रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम। तरंग दैर्ध्य कम तो आवृत्ति क्या होगी इसकी, आवृत्ति होती है ज्यादा। अब आवृत्ति ज्यादा है तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना। अब मेरे पास 2000 रुपए थे, मैंने उड़ाए तो मैं पूरा फैल गया ऐसे, है ना। आवृत्ति मतलब मैं बहुत तेजी से काम कर रहा था, ठीक है, तो मैंने अपना 2 दिनों में सारा खत्म कर दिया। लेकिन जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी और प्रकीर्णन भी कम होगा। ये मैंने लाइट वाले चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया था। तो छोटे या कम दैर्ध्य प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती है पहली कोशिकाएं। दूसरी कोशिकाएं मध्य तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। तो मध्य तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, हरे रंग की। हरे रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, मध्य होती है। ना ही तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा कम होती है और ना ही ज्यादा अधिक होती है। तीसरा, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन से कलर की होती है, लाल रंग की होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा मतलब वो ज्यादा दूरी तय करता है, ज्यादा दूरी तय करता है। अब इसको समझो कैसे, मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको और बनाकर बताता हूं। सिर्फ मैं आपको 2 ही कलर बना के बताऊंगा। ये मान लीजिए नीला कलर है। अब इसको क्या करना है, 5 दोलन करने हैं नीले रंग को। कितने दोलन करने हैं, 5। तो ये क्या करता है, 1 2 3 4 और 5। इसने अपने 5 दोलन कंप्लीट कर लिए, लेकिन आवृत्ति क्या हुई इसकी, ज्यादा हुई, क्योंकि इसने फटाफट दोलन किए हैं। ठीक है, या फटाफट इसने गति करने का प्रयास किया है, पहले फटाफट ऊपर नीचे 5 दोलन इसने नजदीक में कंप्लीट कर लिए, यानी कि इसका प्रकीर्णन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। लेकिन लाल रंग का क्या सिस्टम होता है, लाल रंग का थोड़ा उल्टा होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा, मतलब ये किस प्रकार से गति करता है, ये ऐसे 1 2 इस तरह से 5 आगे करेगा। तो इसका प्रकीर्णन यानी कि फैला कम है, कम फैला है, आवृत्ति भी कम है, लेकिन ये दूर तक गया है। इसी के साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है कि खतरों के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसी वजह से खतरों के निशान होते हैं वो लाल कलर के बनाए जाते हैं। बाइक कार की हेडलाइट्स, जो बीच की लाइट, पीछे की जो लाइट होती है वो भी लाल कलर की होती है, इसी वजह से होती है। याद रखना है, क्यों, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा, प्रकीर्णन कम, आवृत्ति भी कम, इस वजह से उसका फैलाव नहीं होता, वो दूर तक दूरी तय करता है। आपने कभी लाल कलर के बल्ब देखे हैं घरों में लगाए हुए रोशनी के लिए, देखे होंगे, लेकिन वो रोशनी नहीं देते। लेकिन वहीं लाल रंग हमें दूर से दिखाई दे जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश फैलता नहीं है, वो सीधी दूरी तय करता है। ठीक है, आगे शंकु कोशिकाओं आपको समझ में आ गई है। साथ के साथ मैंने थोड़ा सा प्रकाश वाले चैप्टर में तक चला गया था, इसमें इतनी बातें नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा बता दी है। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, शंकु कोशिकाएं रंगों के अनुरूप क्रिया करती है। इससे हमें रंगों का आभास होता है। इससे क्या होता है, हमें रंगों का आभास होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, छोटे प्रकाश के प्रति, मध्य प्रकाश के प्रति और अधिक प्रकाश के प्रति, तीनों प्रकार की कोशिकाएं। दूसरा है क्षण कोशिकाएं।
ये रंगों के प्रति न होकर आवृत्ति के प्रति होती हैं। ये रंगों के प्रति नहीं होती। क्षण कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती हैं। क्षण कोशिकाएं किस पर निर्भर करती हैं तो देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप क्रिया करती हैं। प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप, याद रखना है, प्रकाश की, मैंने आवृत्ति बोल दिया, समझ चाहूंगा, तीव्रता के प्रति ये अनुरूप क्रिया करती हैं। धुंधले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। क्षण कोशिकाओं के बारे में एक बात याद रखो कि क्षण कोशिकाएं जो धुंधला प्रकाश होता है उसके प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है। याद रखना है कि जो क्षण कोशिकाएं होती हैं वो धुंधले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। दिल थाम के बैठिए, नई बात आपके सामने रखने वाला हूं। धुंधले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। इसी कारण हमें अंधेरे में भी वस्तु का अनुमान लगा लेते हैं। इसी कारण हम अंधेरे में भी वस्तु का अनुमान लगा लेते हैं। पूर्णतः नहीं देख पाते लेकिन अपनी आइडिया हो जाता है। अब देखना कैसे, शहरों में तो पता नहीं, गांव में ऐसा सिस्टम बहुत बार होता है। कई बार क्या होती है आपको पता है, नाइट में लाइट चली जाती है तो गर्मी लगती है, फिर आइडिया लगता है अपने को एक चीज का, सिर्फ एक गेस अपने करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और वो अपना अनुमान कभी भी गलत नहीं निकलता। अपने एक आइडिया लगाते हैं, हाँ भाई हाँ यहाँ पर अपना मंचो पड़े हुए, हालांकि फुल अंधेरा है फिर भी अपने आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ और चीजें उठानी होती हैं, जैसे रात में आप कभी अंधेरे में बुक्स उठाने जाना, आपको आइडिया लग जाएगा एक, हालांकि ऐसे नहीं पता लगेगा भी कौन सी चीज की बुक है, ये तो नहीं पता लगेगा क्योंकि वो तो बहुत बारीकी काम हो गया, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर बुक पड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ आ रही है मेरी बात। वो चीज जो होती है वो इसी वजह से होती है, कौन सी कोशिकाओं की वजह से, क्षण कोशिकाओं की वजह से। तो हम अगर पूछ रहे कि अंधेरे में भी हम वस्तु का अनुमान कौन सी कोशिकाओं के द्वारा लगा लेते हैं, तो क्षण कोशिकाएं हमारी रेटिना में पाई जाती है, इसी वजह से हम अंधेरे में भी वस्तु का अनुमान सा लगा लेते हैं भी हाँ ऐसे ऐसे कुछ है वस्तु वहां पर। अब आगे जो चीजें आएंगी ना वो ऐसी हैं, आपको लगेगा भाई हाँ कुछ है। अधिक प्रकाश में ये कोशिकाएं कार्य करना कम कर देती हैं। जब ज्यादा लाइट होती है तो ये जो क्षण कोशिकाएं होती हैं वो अपना कार्य करना कम कर देती है, क्यों, उनको जरूरत ही नहीं है, प्रकाश उनको मिल रहा है, वस्तु साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो वो क्यों अपना काम इतना दिमाग पे जोर डालेंगी ना, इस वजह से। चलिए, ये तो हो गए अपना रंग दृष्टि टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, याद रखनी है दोनों बातें। मोस्ट बातें इसमें क्या है कि जो प्रकाश होता है, जो रंग दृष्टि क्या होता है, रेटिना में संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, शंकु और क्षण। शंकु कोशिकाएं रंग के प्रति होती हैं और क्षण कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के प्रति। बस दो ही बातें आपको याद रखनी है। ये अपना हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले छोटे से टॉपिक पे। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपको समझने हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं आपको समझने हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वाले हैं। अब ये चीजें सारी की सारी मजेदार आने वाली हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ऐसा भी होता है, बिल्कुल। अब काफी दिन, 2-4 दिन अपनी यही क्लासें आएंगी, प्रकाश की, विद्युत की, है ना, थोड़ा बायोकोलॉजी को और केमिस्ट्री को 2-4 दिन अपने विराम देते हैं क्योंकि उसके सिलेबस हमने लगभग कंप्लीट कर लिए, लेकिन फिजिक्स का पीछे रह रहा है तो नहीं रहने देना है। अगला टॉपिक है वर्ण अनुकूलन। वर्ण का मतलब रंग, अनुकूलन का मतलब समझते हैं। यदि किसी, अब समझना आप, अनुकूलन का मतलब होता है मतलब चीजों के साथ एडजस्ट करना। अनुकूलन वो मैंने आपको बायोलॉजी में करवाया था, अनुकूलन क्या होता है, लेकिन यहां पर कुछ अलग तरीका है। यदि किसी चमकीला रंगीन कागज को आधा ढक दिया जाए, पहले आप क्या करो, एक चमकीला कागज ले लो और उसे आधा आप ढक दो, आधी साइड आप ढक दो, ठीक है, और आधे भाग को लगातार 30 सेकंड तक देखो, और इस आधे भाग को 30 सेकंड तक आप देखो, वह बाद में ढके भाग को भी देखा जाए और बाद में इसको आप देखो 30 सेकंड के बाद में, दोनों को देखो, तो पहले वाला भाग दूसरे भाग की तुलना में कम चमकीला दिखाई देगा। तो पहले वाला भाग यानी कि ये वाला भाग आपको कम चमकीला प्रतीत होगा और ये ज्यादा चमकीला। ऐसा क्यों सर?
पहले ये बताओ, जो मैंने आपको चीज बताई है वो समझ में आई है क्या? अब ऐसा क्यों होता है उस पर मैं आप चर्चा बाद में करूंगा। पहले ये बताओ, ये कहानी समझ में आई है क्या? इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि आप एक चमकीला कागज ले लो, उसको आधा ढक दो और आधे को आप फुल लाइट में देखो, कितनी देर तक? लगातार 30 सेकंड तक देखो। उसके बाद में आप उस आधे भाग को हटा दोगे, वहां से ढका हुआ भाग सामने ले आओगे, उसको देखोगे, तो जो आपका पहले वाला भाग है, यानी कि जिसको आपने लगातार 30 सेकंड तक देखा, वो आपको कम चमकीला दिखाई देगा ढके हुए भाग की अपेक्षा। इसका रीजन क्या होता है? तो इसमें वर्ण अनुकूलन होता है। मतलब ये है कि इस पर जो लाइट पड़ रही थी 30 सेकंड तक और आप आंखों में उसे लगातार देख रहे थे, तो आपकी आंखों ने इसे अनुकूलित कर लिया, रंगों का अनुकूलन कर लिया। लेकिन अचानक से आप इसे देख रहे हो तो अनुकूलन नहीं हुआ, तो इस वजह से आपको ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, ये कम चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है वर्ण अनुकूलन। दोबारा से फिर समझते हैं, क्योंकि इस 30 सेकंड तक इस पर लाइट पड़ी प्रॉपर, ठीक है, आपकी आंखों ने भी इसे देखा, तो आपकी आंखों के जो रेटिना है, उसके जो कलर वाली कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी इसमें एडजस्ट होगी। आप लगातार उसे नॉर्मल तरीके से देख रहे हो 30 सेकंड तक। जैसे ही आपने इसको देखा तो आपकी आंखें इसे एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाई, ठीक है, मतलब अनुकूलित। इसके साथ तो आपकी आंखें 30 सेकंड तक देखा तो अनुकूलित हो गई, लेकिन इसके साथ अभी अनुकूलित नहीं हुई है। इस वजह से ये आपको गहरा दिखाई देता है, ये कम चमकीला दिखाई देता है। इसे ही बोला जाता है वर्ण अनुकूलन। इतनी बात आई समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। इस तरह से बहुत सी बातें हैं हम जो आगे पढ़ेंगे। अगला है अनुक्रमिक वैषम्य। अनुक्रमिक वैषम्य, नाम अजीब है थोड़े, पर समझने वाली चीजें हैं, आपको मजा आएगा भी। हाँ, ऐसा भी होता है। चलिए, अनुक्रमिक वैषम्य, यदि हम किसी रंगीन प्रतिबिंब को, रंगीन प्रतिबिंब कौन सा होता है? टेलीविजन है, किसको? टेलीविजन को देख लो, मोबाइल की स्क्रीन को देख लो, लगातार 30 सेकंड तक पूरे फोकस के साथ देखना है। अब समझना मेरी बात को, लगातार आप किसी रंगीन प्रतिबिंब को 30 सेकंड तक देखो लगातार, और बाद में किसी उजली सतह पर देखो। उजली सतह का मतलब है जहां से लाइट प्रॉपर आ रही हो, बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ट्यूब लाइट हो गई, उसको आप पहले आप ऐसे पूरा फोकस के साथ मोबाइल को देख रहे हो, इस तरह से पूरा फोकस के साथ 30 सेकंड तक, और बाद में 30 सेकंड बाद में अचानक आप लाइट की तरफ देखोगे, तब क्या होगा? तब आपके साथ क्या होगा उसको समझना, पूरा फोकस रखना, आपको लगेगा कुछ ना कुछ। तब आप उजली सतह पर देखो तो आपको एक अनुप्रतिबिंब बनता है। अब ये अनुप्रतिबिंब क्या होता है इसको समझते हैं। आपकी आंखों के सामने एक अनुप्रतिबिंब बनता है। चलो मैं पहले आपको अनुप्रतिबिंब एक नॉर्मल तरीके से समझाता हूं कि अनुप्रतिबिंब बनता कैसे है या होता क्या है, पहले उसको समझाते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं, जो 8वीं में पढ़ रहे हैं या 10वीं में पढ़ रहे हैं, उनको शायद ये चीज नहीं पता होगी। हाँ, जो आजकल के बच्चे हैं शायद उनको ये चीज नहीं पता होगी। यार, जब टच स्क्रीन का जमाना नहीं था, जब टच स्क्रीन फोन नहीं आया था, एंड्रॉइड फोन नहीं था, उस समय की बात है। उस समय एक फ्री डिश होती थी और रंगीन टीवी किसी किसी के घर में होता था। ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था और रंगीन टीवी किसी किसी के घर में होता था। तो उस टाइम में ना एक चैनल होता था शायद जी टीवी नाम से, शायद ऐसा ही कुछ चैनल, उस पर एक सीरियल आता था, बनूं मैं तेरी दुल्हन, ऐसा करके कुछ सीरियल आता था। और उसको ना पूरी फैमिली देखा करती थी, मतलब सभी शाम को शायद 8 बजे के करीब ये सीरियल आता था, वो सारे देखा करते। मतलब जो उस टाइम जो टीवी सीरियल आते थे ना, उससे रिलेटेड, जैसे हकीकत बात है, सभी पेरेंट्स और बच्चे मिलकर देखते थे। फटाफट अपने 8 बजे के करीब वो पहले काम को, घर का काम है उसको निपटा लेते थे, खाना वगैरह खाकर फिर अब टीवी के आगे बैठ जाते थे, या खाना वगैरह टीवी के आगे रख लेते थे, भाभी सारे मिलकर हम खाना खाते थे और फिर उस टीवी सीरियल को देखते थे। तो उसमें ना एक जो उसके कलाकार थे, तो उसमें एक लड़का होता था सागर और लड़की होती थी विद्या, उसको वो मार देते हैं। तो जब उनका पुनर्जन्म होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो उनको अपने पिछले जन्म की याद आती है। अब समझना, मैं आपको अनुप्रतिबिंब समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
जब उनको पिछले जन्म की याद आती है तो उनका जैसे सिर चकराता है, ऐसे आंखें बंद होती हैं, तो उनके माइंड में ना एक पिक्चर बन रही होती है, धुंधली धुंधली, मतलब पूरा रंगीन चेहरा नहीं दिखाई देता, एक ब्लैक एंड व्हाइट सा चेहरा दिखाई देता है, वो भी क्लियर दिखाई नहीं देता, बस उनको एक आभास होता है भी हाँ ऐसे ऐसे करके कुछ चेहरा बना है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बहुत से टीवी सीरियलों में देखा होगा कि जब याददाश्त किसी को वापस आती है या जब किसी को पुरानी चीजें याद आती हैं तो उनको लग रहा होता है भी हाँ ऐसे ऐसे कुछ होता है, वो सीन होता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट सीन सा होता है, ठीक है। तो वो जो प्रतिबिंब बनता है, वो जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है अनुप्रतिबिंब। अब शायद आपको समझ में आ गया हो कि मैं किस टाइप के प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं। तो अनुक्रमिक वैश में क्या होता है, जब हम किसी रंगीन प्रतिबिंब को 30 सेकंड तक लगातार देखते हैं और बाद में किसी उजली सतह का मतलब जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा होता है उसके सामने अचानक से देखते हैं, तो जो हम मोबाइल स्क्रीन में या रंगीन प्रतिबिंब में देख रहे थे उसका एक अनुप्रतिबिंब बनता है। उसका क्या बनता है? एक अनुप्रतिबिंब बनता है। आपकी आंखों के सामने ना एक अलग सी इमेज बनती है। मोबाइल को देखकर आप एकदम से मोबाइल को उठाना तो आपके सामने कुछ देर के लिए, लगभग 3-4 सेकंड के लिए आपके सामने एक आंखों के सामने एक पिक्चर बनती रहेगी। आपको ऐसे लगेगा भाई हाँ अभी भी मोबाइल मेरे सामने है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या समझ, क्योंकि वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता। वो अगर आप इस क्लास को समझ रहे हो, पूरे फोकस के साथ देख रहे हो, तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो शायद आप फील कर रहे हो। अगर आप फील कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर करना, ठीक है। तो अब उस अनुप्रतिबिंब में आपको कलर ध्यान में रखने हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा, जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी कि आपने जो वास्तविक प्रतिबिंब रंगीन आपने जो प्रतिबिंब देखा था वो, और जो आपका अनुप्रतिबिंब बना है उसमें क्या होता है। अगर आपने वास्तविक प्रतिबिंब में आपने लाल कलर देखा था तो वो कलर आपको हरा दिखाई देता है। आपने वास्तविक प्रतिबिंब में लाल कलर देखा था तो वो आपको हरा कलर दिखाई देता है, और अगर आपने हरा देखा था तो वो लाल दिखाई देता है। अगर आपने नीला कलर देखा था तो वो आपको कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। और अगर आपने पीला देखा था तो आपको नीला दिखाई देता है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा हो गया। अगर आपने काला देखा था तो आपको सफेद दिखाई देता है, और अगर आपने सफेद देखा तो आपको काला दिखाई देता है। कलर उल्टे हो जाते हैं अनुप्रतिबिंब में, याद रखनी है ये बात। लाल हरा, हरा लाल, नीला पीला, पीला नीला, काला सफेद, सफेद काला। ये अनुप्रतिबिंब की कहानी अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अनुप्रतिबिंब की बात समझ में आई पूरा फोकस के साथ? चलिए आगे बात करते हैं। अनुप्रतिबिंब मैंने आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी आप कभी टीवी सीरियल देखो, जब आपको टीवी सीरियल देखो या कोई फिल्म में देखो तो उसमें आपको दिखाए किसी ना कोई भी रैंडमली फिल्म देख लेना जिसमें आपको ऐसी चीज प्रतीत होगी जिसमें याददाश्त वापस आती है, तो उसमें कुछ इमेजेस बनती हैं, वो धुंधली होती हैं एक तो, और दूसरी क्या होती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट टाइप होंगी। वो चीज जो होगी वो आपका अनुप्रतिबिंब होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अपने आगे चर्चा करते हैं इस पर। अनुप्रतिबिंब मैंने आपको समझा दिया। अब है वर्ण अधिष्ठापन। कैसे कैसे नाम है ना, वर्ण अधिष्ठापन। ये क्या होता है? या समकालिक वैषम्य, वर्ण अधिष्ठापन या समकालिक वैषम्य, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। समझना, एक एक चीज को समझाऊंगा, घबराना नहीं है। किसी वर्ण की दृष्टि उसके चारों ओर के रंग पर निर्भर करती है। ये कह रहा है भी आप किसी भी चीज को देख रहे हो, किसी भी कलर को देख रहे हो, तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो उसके कलर के साथ साथ उसके चारों ओर का जो इन्वायरमेंटल है या चारों ओर के जो कलर हैं उस पर डिपेंड भी करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज को देख रहे हो फोकस करके, वो जो चीज आपको दिखाई दे रही है उस पर उसका तो योगदान है ही है, उसके चारों ओर जो कलर है उसका भी योगदान है, क्योंकि ये चीज भी अब आगे फील करने वाली है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, पहली बात समझ आई। यदि हम एक ही रंग को भिन्न भिन्न पृष्ठीय रंगों के ऊपर रखकर देखें तो वह प्रत्येक बार भिन्न भिन्न दिखाई देगा। ये कह रहा है कि आपने कोई भी एक कलर ले लिया, कोई एक रंग ले लिया, जैसे सपोज कीजिए मैंने नीला रंग लिया, ठीक है, मोस्टली ये मुझे नीला दिखाई देगा। लेकिन यदि हम एक ही रंग, यहां तक नीला रंग ले लिया, भिन्न भिन्न पृष्ठीय रंग, यानी कि अब मैंने एक स्लाइड ले ली, ये कौन से कलर की है? मान लीजिए सफेद कलर की है, ये मान लीजिए पीले कलर की है, ये मान लीजिए हरे कलर की है, ये मान लीजिए
लाल कलर की है, ये मान लीजिए काले कलर की है, ये मान लीजिए नीला पीला नारंगी कलर की है। ठीक है, अगर मैं इस नीले को इस सफेद पर रखूंगा तो जो मुझे कलर दिखाई देगा कैसा भी हो, एक बार मान लो। अब इसी नीले को मैंने पीले पर रखा तो ये जो मुझे कलर दिखाई देगा इन दो, इस कलर में और इस कलर में डिफरेंस होगा, इस कलर में और इस कलर में डिफरेंस होगा। फिर मैंने इस पर रखा तो इसमें भी डिफरेंस, इसमें रखा इसमें भी डिफरेंस, इस पर रखा इस पर भी डिफरेंस, इस पर रखा तो इस पर भी डिफरेंस है। कलर कैसा? नीला ही है। मैंने किसको देखना है? सिर्फ नीले कलर को देखना है, अलग अलग रंगों वाले पृष्ठ पर रखकर। तो हर बार मुझे जो कलर दिखाई देंगे वो सारे के सारे अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। कुछ आपको उसमें डिफरेंसेस लगेगा, आपको खुद फील होगा भी हाँ इसमें ये फर्क है। हो सकता है ये आपको ज्यादा गहरा नीला लगे, ये कम गहरा नीला लगे, लेकिन आपको फर्क जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो दिखाई देगा। ये आपका क्या है? वर्ण समकालिक वैषम्य। अब अगली बात पर चल, यदि किसी रंग को गहरे रंग के पृष्ठ पर देखें तो वह हल्का दिखाई देगा। यानी कि इसमें नीले रंग को अगर काले रंग पर रखूं, कैसा रखूं? नीले रंग को अगर मैं काले रंग पर रखूं तो ये नीला मुझे कैसा दिखाई देगा? हल्का दिखाई देगा। और अगर इसी नीले रंग को मैं सफेद रंग के पृष्ठ पर रखूं तो ये मुझे गहरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? गहरा दिखाई देगा। तो दोनों है तो नीला कर ली, लेकिन मैंने पृष्ठ चेंज कर दिया, एक बार काला एक बार सफेद। तो अगर आप गहरे रंग पर रखोगे तो आपको ये वाला कलर हल्का दिखाई देगा, और अगर आप लाइट कलर वाले पर रखोगे तो आपको ये गहरा दिखाई देगा। यदि किसी रंग को गहरे रंग के पृष्ठ पर देखोगे तो आपको वह कलर हल्का दिखाई देगा, और यदि उसी रंग को हल्के पृष्ठ पर देखोगे तो आपको वह कलर गहरा दिखाई देगा। चीजें समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। अब है थोड़ा सा विचित्र अगला फॉर्मूला या अगली बात, प्रेत वर्ण। प्रेत वर्ण, ये भूत प्रेत वाला प्रेत नहीं है भाई, कुछ और ही है। देखते हैं क्या है। चलिए, प्रेत वर्ण, यह भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बोर तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे तो क्या इलाज है, मुझे कौन सा पता लग रहा है। अब बोर हो गए तो क्लास बंद कर दोगे, है ना? बोर हो रहे हो तो क्लास को ऑफ कर दोगे, लेकिन मैंने तो पूरी की पूरी रिकॉर्ड करनी है। आप बीच में बंद कर दोगे तो मेरा क्या गलती है इसमें? चलिए, प्रेत वर्ण। कभी कभी हम उन क्षेत्रों में रंगों को देख सकते हैं जहां केवल उजले व काले क्षेत्र होते हैं। यानी कि कभी कभी हम उन क्षेत्रों में भी रंगों को देख सकते हैं जहां या तो काले और या उजले क्षेत्र होते हैं। एग्जांपल, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बस वो एक प्रेत वर्ण का उदाहरण है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है वो, उसमें अब आप कहोगे सर कैसे? आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जरूर देखो, उसमें आपको दो ही कलर दिखाई देते हैं, कैसा? या तो सफेद या काला, लेकिन फिर भी चीजों में डिफरेंस होता है, आपको इमेजेस क्लियर दिखाई देती है। तो वो जो आप चीजें देख रहे हो वो प्रेत वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, ये हो गया आपकी कुछ बातें। अब बात करते हैं कुछ विशेष टॉपिक पर, जहां से और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सर आप ऐसी कोई ऐसी चीज भी करवा दो जहां से क्वेश्चन नहीं आते, ऐसी चीज करवाने का फायदा ही नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी करने बैठा हूं यहाँ पे, आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, है ना? चलिए, अब बात करते हैं दृष्टि दोष। कौन से दोष? दृष्टि दोष, यानी कि नेत्र से संबंधित रोग। नेत्र से संबंधित रोग के बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य की सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाई? 25 सेंटीमीटर। कल बताया था। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मनुष्य की सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन। उम्र के साथ यह दूरी कम भी हो सकती है और समाप्त भी हो सकती है। उम्र के साथ यह दूरी कम भी हो जाती है और समाप्त भी हो जाती है, जिससे नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। नाम को देखो, कंफ्यूज मत होना। निकट का मतलब होता है पास। अब निकट दृष्टि दोष, अब आपको लगेगा कि इसमें पता नहीं क्या होगा।
निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु देख सकता है बंदा। इमेजिनेशन वाली बात समझो, है तो निकट दृष्टि दोष, नाम से आपको ऐसे लगेगा भाई निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु तो दिखाई देगी, पास की वस्तु तो दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु आप नहीं देख सकते, या रोगी दूर की वस्तु नहीं देख सकता। आप नहीं बोलूंगा, सॉरी, भी क्षमा चाहूंगा। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु या निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। ध्यान से सुनना, निकट दृष्टि दोष, नाम से ऐसा लग रहा है भी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई देती है, इसलिए तो निकट दृष्टि दोष है। लेकिन नहीं, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो दिखाई देगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसमें होता क्या है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। क्या होता है, लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है, लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है, लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गोलाई बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, लेंस की क्षमता भी बढ़ जाएगी। याद करो, क्षमता समानुपाती 1/f, यही तो था। तो अगर फोकस दूरी कम हुई तो क्षमता बढ़ जाएगी, है ना, फोकस दूरी कम, क्षमता बढ़ जाएगी। इलाज में उपयुक्त फोकस दूरी प्राप्त करने के लिए, फोकस दूरी कम हो गई तो इसे सेट तो करना होगा फोकस दूरी को, तो इसके लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। याद रखना है, निकट दृष्टि दोष अवतल। देखो, निकट का मतलब पास, पास में आता है सबसे पहले ऐसे अवतल, बस निकट दृष्टि दोष। अब देखो यहां पर, ये देखो प्रकाश किरणें आ रही हैं, यहां पर पहले ही किरणों जो आपका प्रतिबिंब है वो पहले बन गया रेटिना पर, ये वाला भाग रेटिना है, यहां रेटिना पर बना नहीं, निवारण कर दिया अवतल लेंस लगाकर, पूरा का पूरा रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया, तो निवारण भी हो गया। चलिए, दूसरा है दूरदृष्टि दोष। अब इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इस रोग में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु तो दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान दूर की चीजें देख लेता है, पास की चीजें नहीं देख पाता ना, क्या करें, इंसान चीज ही ऐसी है। दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। लेंस की गोलाई क्या हो जाएगी, कम, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की क्षमता हो जाएगी कम। निवारण उत्तल लेंस द्वारा कर दो, उत्तल लेंस लगा दो बस। देखो, रेटिना से पार इसका प्रतिबिंब बना है, रेटिना को पार ही कर दिया, कंट्रोल करने के लिए उत्तल लेंस लगा दिया तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब वृद्धावस्था में होता है ये, तो आंख की समझन क्षमता कम या समाप्त हो जाती है। आंख की जो समझन क्षमता होती है, प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नेत्र कोशिकाएं कंट्रोल करती हैं भी कितनी फोकस पर वस्तु को रखना है, कितनी फोकस पर नहीं रखना, उसकी वो क्षमता ही खत्म हो जाती है नेत्र की। तो इससे व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है, ना तो दूर की और ना ही पास की। तो इसका निवारण द्विफोक्सी लेंस, उत्तल और अवतल दर्पण, उत्तल और अवतल लेंस का मिक्स करके एक लेंस बनाया जाएगा, संयुक्त लेंस बनाया जाएगा, वो उसकी आंखों में लगाया जाएगा और या उसका चश्मा बनाया जाएगा और व्यक्ति को चीजें दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है। अगला है दृष्टि निर्बंध। किसी वस्तु को रेटिना पर प्रतिबिंब लगभग 1/10 से 1.16 सेकंड तक चलचित्र रहता है, आंख पर दिखता रहता है। चलचित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। उल्काएं आकाश में दिखाई देती हैं, तेजी से चलने वाला अस्पष्ट दिखाई देता है। ये नेत्र निबंध यानी कि एक रोग नहीं है भाई, ये एक आंख का कंसेप्ट है। ये आपके लिए बहुत मजेदार है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 5 या 10 मिनट और, 5 मिनट जोर मार के और, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, 1 मिनट बस। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो दृष्टि निर्बंध क्या होता है। वीडियो देख रहे हो आप, क्लासेस चल रही है, वीडियो देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो आप इस क्लास में, या आप कोई टीवी देख रही हो, कुछ भी देख रहे हो, तो वो आपको ना एक फोटोग्राफी ना बनकर एक वीडियो बन रही है, एक
वीडियो बन रही है, लेकिन वास्तव में वो वीडियो नहीं होती, वो इमेज कैप्चर होती है। क्या होती है? इमेज कैप्चर होती है। कैसे होती है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को देख रहे हो तो उसकी इमेज बनती है, एक इमेज ये, 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 इस प्रकार से इन्फिनिटी इमेज बनती है। ठीक है, और अब ये इमेजेस इकट्ठी होकर एक वीडियो टाइप हमारी आंखों में बनाती है। कैसे? सपोज करो अभी इसी क्षण आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन को देखा मेरे सामने, यानी कि मैं आपके सामने हूं, और तुरंत एक सेकंड बाद में आपने वहां से नजरें हटा ली, कहीं और लगा ली। तुरंत एक सेकंड पहले आपने मुझे देखा, एक सेकंड बाद में आप कहीं और देखने लगे। लेकिन आपको जब आपने एक सेकंड बाद में किसी और चीज को देखा तो आपको वो चीज दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? एक सेकंड का 16वां हिस्सा, एक सेकंड का 16वां हिस्सा। अब एक सेकंड का 16वां हिस्सा मतलब एक सेकंड को आप 100% मानो और उसका 16वां हिस्सा, ठीक है, उसका 16वें हिस्से तक जो आपने एक सेकंड पहले मुझे देखा था, तब तक आपकी आंखों पर, रेटिना पर, आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहता है। रेटिना पर वो प्रतिबिंब बना रहता है। अब ये समय बहुत कम है, इसलिए आपको लगता नहीं है ऐसे भी, हाँ ऐसे भी होता है। मतलब आप किसी चीज को देख रहे हो, तुरंत आपने वहां से नजरें हटा ली, लेकिन आपने तो वहां से नजरें हटा ली, लेकिन आपकी रेटिना पर 1/16 सेकंड, कितना? 1/16 सेकंड तक वो इमेज वहीं की वहीं थी, उसके बाद में अगली इमेज कैप्चर हुई है। इस प्रकार से इमेज कैप्चर होती है और बाद में ये लगातार इमेज। अब ये काम इतना फास्टली होता है ना कि हम इसे समझ नहीं पाते, हम मतलब हमारे दिमाग में ये चीज फील नहीं हो पाती। टीवी में तो क्या होता है, स्क्रैच आ जाते हैं, वीडियो रुक जाती है, पॉज कर लेते हैं तो हम देख लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीजें पॉज नहीं हो पाती ना। ठीक है, तो इस तरीके से लगातार वो इमेजेस जुड़ती रहती हैं और वो एक वीडियोग्राफी बन जाती है और हमें चीजें वीडियो के रूप में चलती हुई दिखाई देती है। आप कभी चीजों देख रहे हो तो आपको कैसे भी लगता है कि पहले ये फोटो आ गई फिर ये आ गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे होगा तो आप इरिटेट हो जाओगे ना, लेकिन वो प्रॉपर वीडियो के रूप में चलती है। लेकिन वास्तव में यही होता है, इसलिए चलचित्र होते हैं, यानी कि सिनेमा या जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें फोटो के साथ साथ ऑडियो वीडियो सारी क्लियर होती है, मतलब जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, दृष्टि निर्बंध के सिद्धांत पर। ठीक है, इसी के साथ साथ उल्काएं आकाश में आपको दिखाई देती हैं, तेजी से चलने पर आपको पंखा अस्पष्ट दिखाई देता है। कभी आप देखना पंखा होगा वो तेजी से चल रहा होगा तो आप उस पंखे के फर को नहीं देख पाओगे कि फर कहां पे है, क्योंकि जब तक आप उसे देखोगे वो फर आगे निकल चुका होगा। जब तक आप उस फर को देखोगे तो वो आगे निकल चुका होगा। दूसरी बात, कभी भी आप अपने मोबाइल में ना चलते हुए पंखे को देखना, मोबाइल से वीडियो बनाकर चलते हुए पंखे को देखना। आप पंखे को तो फिर भी देख लोगे नॉर्मली आंखों से, तो आपको लगेगा भी हाँ पंखा चल रहा है, लेकिन उस वीडियो में पंखा चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको ऐसे धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो कैमरा उसको कैप्चर ही नहीं कर पाता, मतलब उसको फास्टली वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, उसको शो नहीं कर पाता। हमारी आंखें देखो कितनी एचडी है, तो सारी चीजों को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रही है। आज तक कोई कैमरा नहीं बना जो आंख की क्वालिटी से भी ज्यादा एचडी हो। ठीक है, उसी प्रकार से आप कभी बाइक चलाओ तो बाइक के टायर की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करना, वैसे मत करना, बाइक को रोक कर करके देखना, उसमें भी बाइक के टायर आपको चलते हुए दिखाई नहीं देंगे, वो चीज भी आप फील करके देखना, तो वो इसी वजह से होती है। अगला एक और है रोग अबिंदुकता। इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आने के कारण होता है। लेंस में क्या होता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से अंतर आ जाता है, तो इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहां पर अपना नेत्र और मानव नेत्र टॉपिक होता है कंप्लीट। कल हम वैसे ये काफी अगला टॉपिक करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लास को लाइक शेयर करना भाई, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।